मॉड्यूल ए ऑफ एबीएफएम के चैप्टर स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड दिस इज द थर्ड वीडियो। पहले दो पार्ट्स को गो थ्रू करने के लिए मेक श्योर कि आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हो, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी बट यू विल आल्सो बी गेटिंग द फ्री एक्सेस टू द पीडीएफ, नॉट ओनली फॉर द एबीएफएम बट आल्सो फॉर एबीएम, बीएफएम, बीआरबीएल एंड द इलेक्टिव्स। सो मेक श्योर कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। जो लिंक है वो टॉप लेफ्ट स्क्रीन पर आपको विजिबल है, iibf.info/app। वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें एंड अगर आप सीआईबी की तैयारी करना चाहते हो फुल फ्लैश, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 27। अ कंपनी इज undergoing a major technological upgrade. The change management team uses a goal oriented model that focuses on the individual's journey through the change. The model breaks down successful change into five sequential outcomes: awareness, desire, knowledge, ability, and reinforcement. Which change management model is being used? देखो, अगर मैं क्वेश्चन की क्वालिटी के हिसाब से बात करूं, आई वॉन्ट रेट दिस क्वेश्चन मच हायर। आई वुड बी रेटिंग इट जस्ट 1 or 2 out of 10 बिकॉज आपको सिंपली इस क्वेश्चन को देखते हुए ही आंसर पता लग जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम बेसिकली रेफरिंग टू कि आंसर क्या होने वाला है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। ठीक है, एट का जो मॉडल है वो आंसर रहने वाला है। लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट से देखें, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर टोटल 4 मॉडल दिए गए हैं एंड दिस इज रिलेटेड टू द चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल। इस मॉडल के बारे में मैंने इन वीडियोस में ऑलरेडी बात करी है। तो ये 3 स्टेप मॉडल है, काफी ज्यादा फाउंडेशनल एक मॉडल है और काफी बेसिक मॉडल है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। अनफ्रीज स्टेज होती है जहां पर आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो चेंज से रिलेटेड। चेंज या ट्रांजिशन स्टेज होती है वेयर यू बेसिकली गो फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू प्रोसेसेस, systems and behaviors, and rephrase stage होती है। ठीक है, so 3 stages are there. Let me just write these stages for you. One, it is related to unfreeze, then it's related to change और जिसे हम transition भी कहते हैं, and then it's related to the third stage that is a refreeze. ठीक है, ये 3 stages होती हैं। सेकेंड जो मॉडल यहां पर गिवन है दैट्स अ क्वार्टर्स चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। एंड क्वार्टर्स के टोटल 8 स्टेप हैं चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल को लेकर के। सबसे पहली चीज है अर्जेंसी को क्रिएट करो, फिर है एक गाइडिंग कोलिशन बनाओ, राइट, एक विजन एंड स्ट्रेटजी को डेवलप करो, उस विजन को कम्युनिकेट करो एंड एम्प्लॉयज के एक्शन को एम्पावर करो, राइट, उनके एक्शन के लिए एम्पावर करो उनको, एंड जो शॉर्ट टर्म विन्स हैं उनको जनरेट करो, जो भी गेन्स उनको कंसोलिडेट करो और चेंजेस करो, एंड जो नई अप्रोचेस हैं उनको एंकर करो अपने कल्चर में। दैट इज इट। ठीक है, तो ये आपके क्वार्टर की चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। अगर आप कहते हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं। लेट मी जस्ट राइट, इट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू, राइट। सबसे पहले तो है कि जो अर्जेंसी रहती है, अर्जेंसी जो रहती है उसे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स अ स्टेप नंबर 1 हियर, राइट। एंड उस स्टेप के बाद आप क्या करते हो, यू आर टू बिल्ड अ गाइडिंग कोलिशन। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर, इट्स रिलेटेड टू गाइडिंग कोलिशन, दैट्स द सेकंड स्टेप। ठीक है जी। एंड फर्दर उसके बाद आपको एक विजन बनाना है, एक स्ट्रेटेजी चाहिए। सो वी आर रेफरिंग टू विजन एंड द स्ट्रेटेजी। तो आपको विजन भी चाहिए और एक स्ट्रेटेजी भी चाहिए। एंड देन वी नीड टू कम्युनिकेट जो भी आपका ये विजन है ना, ठीक है, उसे आपको कम्युनिकेट भी करना है, सभी को बताना पड़ेगा। दैट्स द फोर्थ स्टेप। फर्दर यू नीड टू एम्पावर द पर्सन्स ताकि वो इसके ऊपर एक्शन कर पाए, तभी तो कर पाएंगे एक्शन। दैट्स द फिफ्थ स्टेप ओवर हियर। फर्दर आपको शॉर्ट टर्म विंस को जनरेट करना पड़ेगा। दैट्स रिलेटेड टू विंस, जो भी आप चीज रखते हैं कि हाँ ये चीज होगा, ये बेनिफिट होगा, उसके बारे में। देन यू नीड टू कंसोलिडेट द गेन्स। सो यहां पर ये स्टेप रहेगा कि सभी जितने भी आपके पास गेन्स हुए हैं उनको सभी को आप इकट्ठा कीजिएगा, कंसोलिडेट कीजिएगा एंड और ज्यादा चेंज को बिल्टअप कर सकते हैं। एंड एट इज रिलेटेड टू एंकर दीज थिंग इनटू कल्चर, दैट इज एंकरिंग इनटू कल्चर, एंकरिंग इन द कल्चर। ठीक है, और ये हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वार्टर्स मॉडल। ठीक है, तो जो क्वार्टर का चेंज मॉडल है उसके बारे में हमने बात करी है। फिर थर्ड जो है दैट्स रिलेटेड टू नज थ्योरी। जो नज थ्योरी है ना वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है, राइट।
सो आइडिया क्या है कि हम चेंज को फोर्स नहीं करेंगे, एक सबल नज करेंगे, यानी कि एनवायरमेंटल या फिर साइकोलॉजिकल क्यूज में उसको लेकर के आएंगे, ताकि जो लोग हैं वो डिजायर्ड बिहेवियर अपने आप ही गेन कर रहे हैं। लाइक अगर आप हेल्दी फूड प्लेस करो एट आई लेवल इन कैफेटेरिया, तो डेफिनेटली ईटिंग जो होगी ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, तो ये डेफिनेट चीज होती है कि नज करो लोगों के सामने चीजों को लेकर के आओ, हाँ भाई ये चीज की रिक्वायरमेंट है। सो वी आर टू फोकस ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। तो जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पर ग्रेजुअल बिहेवियरल शिफ्ट के लिए आप नज थ्योरी का इस्तेमाल करते हो। बट इस केस में तो ये था नहीं, हेयर वी टॉक्ड अबाउट द बेसिकली एडकर के बारे में। ठीक है, तो एडकर मॉडल जो है दैट्स इंडिविजुअल फोकस्ड मॉडल। ठीक है, तो ये जो मॉडल है दिस इज इंडिविजुअल फोकस्ड मॉडल। एडकर मॉडल जो है इंडिविजुअल फोकस्ड मॉडल कहलाता है ये। और इसमें 5 बिल्डिंग ब्लॉक है। ए इज फॉर अवेयरनेस। ठीक है जी, अवेयरनेस लाइक नीड फॉर चेंज के लिए अवेयरनेस। डिजायर इज बेसिकली सो एज टू सपोर्ट एंड पार्टिसिपेट, कि अपने डिजायर हो। नॉलेज बेसिकली कि कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में। एबिलिटीज बेसिकली कि आप स्किल्स को बिहेवियर को इंप्लीमेंट करो। रीइंफोर्समेंट इज रिलेटेड टू सो एज टू सस्टेन द चेंज, सो एज टू sustain the change, that is adker model। ठीक है जी, तो इसमें we are talking about the awareness, desire, knowledge and for the ability and reinforcement, right? So that would be it। so चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर। राइट, सो ड्यूरिंग अ यूनियन मैनेजमेंट नेगोशिएशन the discussion broadens to include not on just wages and benefits, but also the overall relationship between the supervisors and their teams, and the collective ties between the different labor unions within the company। This comprehensive scope of discussion falls under the purview of the what management field? Stress management में आएगा, industrial relationship में आएगा, knowledge management में आएगा, या फिर human resource development। See, if we talk about the stress management, तो stress management जो है वो थेरेपी से डील करता है, वो डील करता है ट्रीटमेंट के साथ, राइट। दैट्स नॉट रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। यस, इट्स बेसिकली रिलेटेड बिकॉज इसमें इंटरेक्शन होती है वर्कर्स के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, राइट। एंड फर्दर इट कैन बी ट्रेस बैक, लाइक अगर मैनेजमेंट्स के बीच में, यूनियंस के बीच में, यूनियंस के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो दैट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। सो ऑप्शन बी जो है दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड नॉलेज मैनेजमेंट क्या रहता है? नॉलेज मैनेजमेंट का कंसर्न होता है रिलेटेड टू कि आपने जो नॉलेज है उसको जनरेट करना है, शेयर करना है, एंड जो उसको मैनेज करना है इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, राइट, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स रिलेटेड टू नॉलेज मैनेजमेंट। वो भी नहीं है। अगर एचआरडी की बात करें तो वो इंडिविजुअल के प्रोग्रेस के ऊपर बात करता है कि वो कैसे स्किल्स को एक्वायर करेंगे, चाहे वो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, चाहे फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। तो आंसर जो है यहाँ पर दैट्स ऑप्शन बी। नाउ let's move to the next question, 29th from organizing। A manager assigns a critical task to a subordinate। तो एक critical task जो है वो subordinate को कर दी जाती है assign, right, and giving them the full right to command other team members and utilize resources to complete it। However, the subordinate fails and the ultimate obligation for the failure rests with the manager who assigned the task। The final, this final non delegable obligation is known as what? इसको हम क्या कहते हैं? It is said to be operating responsibility, accountability कहते हैं, इसको authority कहते हैं, या फिर इसको हम ultimate responsibility कहते हैं। What it is said to be। तो पॉइंट काफी सिंपल सा है, समझने वाला है, लेकिन कि यहां पर है एक मैनेजर, राइट। उस मैनेजर ने इस टास्क को असाइन किया इस पर्सन के पास। सो हेयर वी आर हैविंग द मैनेजर, एंड मैनेजर ने डेलीगेट कर दी, टास्क असाइन कर दिया किसको? एक सबऑर्डिनेट को असाइन कर दी। अब उसको ये भी बोला कि भाई जितने भी टीम मेंबर्स हैं और आप उनका बेनिफिट ले सकते हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो, टास्क कंप्लीट करनी है। लेकिन सबऑर्डिनेट ने टास्क को कंप्लीट किया नहीं, फेल किया। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस मैनेजर की है जिसने असाइन करी थी टास्क। तो इसको क्या बोलेंगे? सो देखो, अथॉरिटी बेसिकली क्या चीज होती है, पहले तो इसको समझो। अथॉरिटी होती है कि आपके पास अधिकार है कि आप ऑर्डर्स दे सकते हो, कमांड दे सकते हो रिसोर्सिस। दैट इज बेसिकली अथॉरिटी। उसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी अथॉरिटी। ठीक है, तो अथॉरिटी काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, पावर टू गिव ऑर्डर्स। ठीक है, उसको अथॉरिटी कहते हैं, राइट। कि जो मैनेजर ने डेलीगेट किया, ठीक है, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू इट। सो अथॉरिटी होती है पावर टू गिव ऑर्डर्स, विच इज व्हाट द मैनेजर डेलीगेटेड। ठीक है, वो नहीं कि जो उन्होंने रिटेन कर लिया, तो दैट इज अथॉरिटी। एंड इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी,
जो ड्यूटी असाइन की गई थी परफॉर्म करने के लिए, राइट, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज विद द सबॉर्डिनेट, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो यहां पर थी, जो अथॉरिटी थी वो मैनेजर के पास थी कि वो आगे असाइन कर सकता था, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहां पर किसकी है? दैट्स रिलेटेड टू द सबॉर्डिनेट, कि उसने कामकाज करना था, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इस इंडिविजुअल के पास है, सबॉर्डिनेट के पास है इस पर्टिकुलर केस में, कि उसने डिजायर टास्क को गो थ्रू करना था। अब वो तो इस चीज के बारे में नहीं दर्शाता, तो ना ये अथॉरिटी है और ना ही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी होती है अल्टीमेट ऑब्लिगेशन फॉर द रिजल्ट, एंड इसको डेलीगेट नहीं कर सकते इवन अगर मैनेजर टास्क को असाइन कर देता है। मैनेजर आंसरेबल रहेगा उसके सक्सेस को लेकर के, उसके फेलियर को लेकर के। तो सबॉर्डिनेट के पास अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस्तेमाल कर सकता है चीजों का, वो रिस्पॉन्सिबल है चीज को करने के लिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली किसके पास रहेगी? दैट विल बी द मैनेजर, वो मैनेजर के पास रहेगी, राइट। सो डेफिनेटली इट इज द ऑप्शन बी, दैट इज अकाउंटेबिलिटी ओवर देयर, ठीक है। इट इज ऑप्शन बी, दैट्स अकाउंटेबिलिटी ओवर देयर। कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है? वो यहां पर रहने वाली है, मैनेजर की रहने वाली है। एंड व्हाट अबाउट द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, अब इससे पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान से समझ। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल ऑब्लिगेशन होती है मैनेजर की, जो इंश्योर कर रहा था कि जो वर्क किया जाएगा उसके एम्प्लॉय के द्वारा, जिसको उसने टास्क असाइन करी है, कि वो उसको एफिशिएंटली कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो मैनेजर अल्टीमेटली आंसरेबल है इवन आफ्टर डेलीगेटिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली ये अकाउंटेबिलिटी अराइज जो हुई है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से अराइज हुई है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप इंटायरली डेलीगेट नहीं कर सकते, लेकिन जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजर के फाइनल बर्डन को कैप्चर करती है। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, अथॉरिटी होता है आपके पास जो अधिकार है ऑर्डर देने का, कमांड करने का रिसोर्सेज के ऊपर, राइट। जो बेसिकली अथॉरिटी एक मिली, अथॉरिटी एक मिली, एक अथॉरिटी मैनेजर के पास थी कि वो असाइन कर सकता है, और एक अथॉरिटी किसको मिली? सबऑर्डिनेट को मिली कि भाई इस टास्क को पूरा करो, और वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसको टास्क को पूरा करना है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? बेसिकली जो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयर, जो मैनेजर उसके ऊपर है। लेकिन हम उसे क्या कहेंगे? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो की फैक्टर है यहां पर इस क्वेश्चन का, कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैनेजर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now, let's move toward the question number 30th. It says, a manager avoids giving a talented employee a promotion because of a personal bias. तो एक मैनेजर है, वो अवॉइड करते हैं कि भाई एक टैलेंटेड एम्प्लॉय है, उनको हमने प्रमोशन नहीं देना क्योंकि उनका कुछ पर्सनल बायस रहा होगा, इवन दो एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मेट्रिक्स आर एक्सीलेंट। जो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस मेट्रिक्स है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा। दिस डिसीजन कुड लीड टू डिमोटिवेशन एंड पोटेंशियली cause the employee to leave. This situation is an example of disadvantage of performance appraisals related to, तो किस चीज के अप्रेजल का ये डिसएडवांटेज है? दैट वी नीड टू आंसर। फर्स्ट वन इट सेज टाइम कंज्यूमिंग नेचर। देखो इशू जो डिस्क्राइब किया गया वो क्वालिटी एंड फेयरनेस से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टाइम। सो दैट्स नॉट इट। क्रिएटिंग अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, देखो डेफिनेटली एक्शन जो है वो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा, लेकिन जो रूट कोज है एक्शन का वो बेसिकली बायसनेस है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा बायसनेस से रिलेटेड, दैट इज द राइट आंसर। एंड इफ वी लुक एट द ऑप्शन डी की स्ट्रेसफुल वर्क प्लेस है, तो डेफिनेटली मैनेजर का जो बायस्ड डिसीजन है वो एक स्ट्रेसफुल वर्क प्लेस बना देगा, लेकिन जो कोर प्रॉब्लम है वो बायसनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। An organization ensures that all the departments such as marketing, production, finance and are working toward the same overarching company goal of launching a new product. This principle, which states that all persons working in company should have one goal, one motive, is known as what? कि हर एक कंपनी में जो भी पर्सन है उसका एक गोल, एक मोटिव होना चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल है, क्या कहते हैं?
प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हर एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, वन बॉस शुड बी देयर। तो ये तो आंसर नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं कंपनी में, वो एक गोल के लिए काम करें, एक मोटिव के लिए काम करें, जिससे काम करना और आसान हो जाएगा एंड डेफिनेटली जो सेट गोल है उसको अचीव भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ऑप्शन जो बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन? प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करना, तो वो भी आंसर नहीं है। एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ लेबर, इट्स रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ द लेबर, कि लेबर को आपने डिवाइड कर दिया, जहां पर जो टास्क हैं उनको छोटी छोटी जॉब्स में बांटा जाएगा, दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। Now, let's move toward 32nd question towards staffing. An organization is struggling to keep its top performing employees who often leave for better opportunities, right? To counter this, the management decides to implement a strategy that involves exit interview, stay interviews, and employee focus groups to pinpoint specific reasons for turnover and design highly relevant solutions. This approach is an example of what type of retention strategy? कौन सी रिटेंशन स्ट्रेटजी है? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आपने एक इफेक्टिव प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करना है। लाइक ये देख कर कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, अब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, एंड एक जनरल अप्रोच क्या होती है, दैट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। आप सब कुछ कर रहे हो, राइट? बेस्ड ऑन डाटा ड्रिवन टारगेट मेथड डिस्क्राइब के हिसाब से आप कर रहे हो सब चीजें, वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। वो तो केस नहीं है, राइट? बिकॉज हम तो कह रहे हैं कि हम तो इंटरव्यूज करवाएंगे, हम तो बेसिकली पिन पॉइंट स्पेसिफिक रीजंस देखेंगे टर्नओवर के, उसके बारे में। ऑप्शन बी से स्ट्रेटजीज डायरेक्टेड एट रिटेंशन। देखो, स्ट्रेटजीज डायरेक्टेड एट रिटेंशन, या इसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी टारगेटेड टैक्टिक्स, वी से टू बी टारगेटेड टैक्टिक्स, एब्सोल्युटली दैट्स द करेक्ट आंसर, यही है। ठीक है जी, कि आप एग्जिट इंटरव्यूज लेते हो, स्टे इंटरव्यूज लेते हो, एम्प्लॉय फोकस ग्रुप्स बनाते हो, ये अलाउ करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रिसाइजली डिफाइन कर पाएगी, देख पाएगी कि प्रॉब्लम कहां पर है, और उसके अकॉर्डिंगली रेलेवेंट प्लान्स बना पाएगी, ठीक है। तो वो स्ट्रेटजीज डायरेक्टेड एट रिटेंशन होता है, जिसको हम टारगेटेड टैक्टिक्स भी कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम ब्रॉड बेस्ड टेक्निक्स की बात करें, तो बेसिकली क्या होता है कि आप रिटेंशन प्लान क्रिएट करते हो एंड फर्दर बेसिकली उसको टेलर करते हो, टेलर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, टारगेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? दैट्स द केस। एंड ऑप्शन डी, इफ वी टॉक अबाउट बेंचमार्किंग, सो बेंचमार्किंग एक प्रोसेस होता है जहां पर हम टर्नओवर रेट्स को कंपटीटर की टर्नओवर रेट्स के साथ कंसीडर करते हैं, या फिर हम एक अपनी अपनी कंपनी की जो हिस्टोरिकल टर्नओवर रेट थी उससे कंपेयर करते हैं। तो हम बेसिकली देख पाते हैं कि टर्नओवर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें आप इंटरव्यू का इस्तेमाल करो, फोकस ग्रुप का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो बेंचमार्किंग इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32nd। 33rd क्वेश्चन देखते हैं, स्टाफिंग से रिलेटेड है। अ कंपनी प्रोवाइड्स न्यूली हायर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स विद एन इंटेंसिव प्रोग्राम where they learn specific coding languages and proprietary systems used by the firms. This process is designed to improve their ability to perform their job duty effectively from day one. This constructive activity is based on what? Selection, recruitment, training, retention. Definitely it's related to training. ट्रेनिंग से रिलेटेड है ना, क्योंकि आप ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो ना काइंड ऑफ उनको, राइट? तो दैट्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का बेसिक मतलब क्या होता है कि आप स्किल्स को बढ़ा रहे हो, कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, नॉलेज को बढ़ा रहे हो, ताकि वो जिस काम के लिए उनको लगाया जा रहा है वो ज्यादा बेटर वे में कर पाए, ठीक है। तो नए डेवलपर को यहाँ पर लगाया गया, उनको बताया गया, तो आंसर इज ट्रेनिंग ओवर देयर। सिलेक्शन तो प्रोसेस है कि आप सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स, ये भी नहीं है। रिक्रूटमेंट होता है कि आप बाकियों को एलिमिनेट कर देते हो, एक सिलेक्ट कर लेते हो, बेस्ट हायरिंग कर लेते हो। रिटेंशन होता है बेसिकली आप एबिलिटी सो एज टू कीप द एम्प्लॉयज फ्रॉम लिविंग द कंपनी, ठीक है, वो रिटेंशन होता है, वो भी नहीं है। चलो, क्वेश्चन 34th। A manager is reviewing an organizational document that provides a graphical top-down pyramid-like representation of entire formal structure of the company. तो एक ग्राफिकल, ध्यान से समझना, ग्राफिकल टॉप डाउन पिरामिड लाइक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये पर्सन, उसके आगे ये पर्सन, फिर आगे ये पर्सन, कुछ इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, शोइंग द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द लोएस्ट।
विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज अ मैनेजर एग्जामिनिंग? सप्लीमेंट्री चार्ट है, हॉरिजॉन्टल चार्ट है, सर्कुलर चार्ट है या वर्टिकल चार्ट है? सो डेफिनेटली इट्स अ वर्टिकल चार्ट बिकॉज टॉप डाउन हम गो थ्रू कर रहे हैं. सो इट्स अ वर्टिकल चार्ट दैट वी आर रेफरिंग टू, राइट? सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. टॉप डाउन चार्ट बेसिकली क्या होता है कि आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देते हो हायरार्किकल पिरामिड के रूप में कि लाइन ऑफ कमांड क्या है, ऊपर से नीचे कैसे जा रहे हैं. इफ वी लुक एट द सप्लीमेंट्री चार्ट आपको इन डेप्थ लुक प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की. सो वी कैन से इट टेल्स अस अबाउट द इन डेप्थ लुक ऑफ अ डिपार्टमेंट. एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में बताता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. और अगर हॉरिजॉन्टल चार्ट की बात करें, राइट, लेफ्ट टू राइट चार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली चेन ऑफ कमांड को हॉरिजॉन्टल सेक्शन में डिवाइड करता है. सो वी कैन से चेन ऑफ कमांड इन हॉरिजॉन्टल, एक ही लेवल के ऊपर किस तरह से चेंज चल रही है. जैसे ये हॉरिजॉन्टल आ गया, ये ग्राफ हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, राइट, वर्टिकल नहीं है. ठीक है. एंड इफ वी लुक एट द सर्कुलर चार्ट क्या होता है? ये बेसिकली डिस्प्ले करता है जॉब को एक सर्कुलर फॉर्म में, राइट, जो बेसिकली विजुअली डिस्टिंक्ट लगती हैं फ्रॉम टॉप डाउन पिरामिड स्ट्रक्चर डिस्क्राइब, राइट. तो डेफिनेटली उससे तो अलग ही है, लेकिन सर्कुलर चार्ट आपको क्या डिस्प्ले करता है? जॉब्स को डिस्प्ले करता है एक सर्कुलर फॉर्म में. दैट्स अ सर्कुलर चार्ट. Now let's move toward the 35th question. To improve employee retention, a company provides every new hire with an accurate and realistic overview of their daily tasks, challenges, and work environments during the interview process. The goal is to ensure that the candidate's expectations are aligned with the reality of the job, thereby reducing early turnover. This is an application of effective retention practice, fair supervision, possibilities of socializing, hiring, या फिर compensation reward. देखो, अगर हम फेयर सुपरविजन की बात करें तो वो क्रिटिकल फैक्टर है, लेकिन वो किससे रिलेट करता है? वो ऑनगोइंग मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से रिलेट करता है, इनिशियल रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेट नहीं करता. ठीक है. एंड फर्दर पॉसिबिलिटीज ऑफ सोशलाइजिंग की अगर हम बात करते हैं, वो डिपेंड करता है कि जैसे आपका नया एम्प्लॉय है वो किस तरह से सोशलाइज करते हैं, किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं कंपनी के कल्चर में जब उनको हायर कर लिया जाएगा. नॉट रिलेटेड टू सिलेक्शन पर्पस. हायरिंग इज डेफिनेटली रिलेटेड टू इफेक्टिव जो प्रैक्टिस है हायरिंग की, उसमें एक चीज रहती है कि अगर आप एक एप्लीकेंट को एक्यूरेट प्रीव्यू दे दो कंपनी में कैसे काम होगा, क्या चीज होगी, तो अर्ली टर्नओवर को डेफिनेटली रिड्यूस किया जा सकता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कंपनसेशन एंड रिवार्ड दैट्स रिलेटेड टू पे एंड बेनिफिट स्ट्रक्चर, राइट, तो वो बेसिकली हायरिंग प्रोसेस से रिलेटेड तो नहीं है, लाइक जो प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, जॉब से रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो नहीं है. सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट, राइट. नाउ 36th question. Two department heads are in a disagreement over a resource allocation for a project. The CEO steps in, not to ignore the issue, but so as to an impartial mediator, right? So as to act as an impartial mediator. The first step taken is to ensure both parties understand the nature of the problem and feel safe to discuss it openly. This initial action is crucial part of which conflict resolution strategy? ठीक है, कौन सी conflict resolution strategy का part है? Identify a solution, refrain from ignoring the conflict, explain the nature of the issue, maintain vigilance, follow up. देखो, when we are talking about identifying a solution, तो आइडेंटिफाइंग सोल्यूशन आता है जब प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हो, लाइक आफ्टर द प्रॉब्लम हैज बीन डिस्कस्ड, तो आप सोल्यूशन को आइडेंटिफाई तभी करोगे ना, वो तब बात है. दैट्स बेसिकली नॉट रिलेटेड टू द पार्ट, राइट, जो अभी चल रही है. रिफ्रेनिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द कंफ्लिक्ट. रिफ्रेनिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द कंफ्लिक्ट बेसिकली होता है सो एज टू इंटरवीन. ठीक है. अगर आप नेचर ऑफ इशू को एक्सप्लेन कर रहे हो, वो स्पेसिफिकली एक्शन है ड्यूरिंग द मीडिएशन, वो मीडिएशन का स्टेप है. दैट्स नॉट रिलेटेड टू इट, राइट. एंड फर्दर थर्ड, इट्स रिलेटेड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द इशू. डेफिनेटली दिस इज अ स्पेसिफिक स्टेप इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जहां पर जो मीडिएटर है वो ये चीज को मेक श्योर करता है कि सभी पार्टी जो है वो अवेयर है कि वो इम्पार्शियल रहेगा एंड वो फ्री है कि वो डिस्कस कर सकते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, राइट. दिस इज व्हाट द सीईओ इज डूइंग राइट नाउ. सो दिस इज द एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द इशू. ठीक है. एंड ऑप्शन डी की बात करें, इट्स रिलेटेड टू मेंटेन विजिलेंस एंड फॉलो अप. तो मेंटेनिंग द विजिलेंस एंड फॉलो अप वो होता है जब सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया गया है, इस चीज को देखने के लिए कि वो वर्किंग में रहे. ठीक है. वो बिल्कुल एंड में जाके चीज होती है, नॉट इन द स्टार्ट. इनिशियल तो नहीं है बिल्कुल. ठीक है. देन इट्स रिलेटेड टू स्टाफिंग. An organization's HR department compiles a detailed document that contains all pertinent information about each position, including authority, responsibility, and operational guidelines. This document supplements the horizontal chart and aims to provide uniformity
इन प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट कॉल्ड? इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, अ सिस्टम अप्रोच टू स्टाफिंग, अ परफॉर्मेंस अप्रेजल, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस पॉलिसी? व्हाट इट इज सेड टू बी? तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल ही कहते हैं। एक इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के द्वारा दी गई है उसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हर एक पोजीशन के लिए जरूरी हैं एंड यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी हैं। सो दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल। सिस्टम जो अप्रोच होती है टू स्टाफिंग, वो एक कंसेप्चुअल मॉडल है, जिससे आप मैन पावर नीड को एनालाइज करते हो, मैनेज करते हो। कोई डिसी आपका डॉक्यूमेंट नहीं है। मैन पावर नीड्स को आप बेसिकली एनालाइज करते हो, मैन पावर नीड्स को देखते हो कि कितनी मैन पावर की नीड आपको, उसके बारे में देखते हो, ठीक है? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल तो एम्प्लॉय की जॉब की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने से रिलेटेड है ना, वो तो है ही नहीं है। इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी होती है वो मैनेजमेंट के बीच में, यूनियन के बीच में रिलेशनशिप को गवर्न करती है, राइट? सो दैट्स डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, a project manager is given the right to command her team and take necessary actions to complete a project. In return, she has an obligation to perform the duties assigned to her properly. According to the provided definition, these two concepts are known as what? Respectively, क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर को राइट दे दिया कमांड करने का, ठीक है, कि वो अपनी टीम को कमांड कर सकती है। तो कमांड करने का जो राइट होता है वो होती है अथॉरिटी। क्या होती है वो? अथॉरिटी होती है, ठीक है जी। तो आइदर ऑप्शन बी इज करेक्ट और ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब उसके बाद क्या है कि इन रिटर्न शी इज हैविंग ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटीज, कि उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि ड्यूटी को परफॉर्म करना है। वो बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द वर्क असाइन प्रॉपरली, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डेफिनेटली यहां पर क्या चीज है? अकॉर्डिंग टू प्राइवेट थिंग्स ओवर हियर, इन रिटर्न शी हैज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटीज असाइन टू हर प्रॉपरली, जो ड्यूटीज असाइन की गई हैं। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बी के बारे में, नॉट रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट, राइट? तो अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होती है। सो दैट्स नॉट द केस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 39। A company has a high turnover rate, employees आ रहे हैं छोड़ छोड़ के। To understand if this is a problem, the HR manager first compares the company's current turnover to its rates from the past 5 years. Next, the manager compares the company's rate to the average turnover rate within the specific industry. These two analytic activities are example of what? इंटरनल बेंचमार्किंग, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। यस, जब कंपनी के बीच में देख रहे हो तो इंटरनल बेंचमार्किंग है, जब कंपनी के बाहर देख रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वी से टू बी एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। सो डेफिनेटली ऑप्शन जो है आपके पास ए, दैट्स द करेक्ट आंसर। एंड इफ वी लुक एट द ऑप्शन सी, ऑप्शन वो बी तो सिर्फ ऑपोजिट करके लिखा हुआ है। ऑप्शन सी देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी एंड टारगेटेड स्ट्रेटेजी। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी एंड टारगेटेड स्ट्रेटेजी जो होती है वो एनालाइज करने के लिए नहीं है टर्नओवर रेट को, वो बेसिकली इंप्रूव करने के लिए रिटेंशन रेट को, सो एज टू इंप्रूव द रिटेंशन रेट। ऑप्शन ना तो बी है ना सी है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टर्नओवर एनालिसिस एंड द नीड्स असेसमेंट, वो ब्रॉडर टर्म्स हैं, वो ब्रॉडर टर्म्स हैं। अगर टर्नओवर एक प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बेंचमार्किंग जो स्पेसिफिक कंपैरेटिव प्रोसेसेस हैं, राइट? सो ऑप्शन डी इज अ ब्रॉडर वन, राइट? तो ये पार्शियली वी कैन से करेक्ट बट नॉट फुली करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वीडियो, इट सेज अ कंपनी इज अंडरगोइंग अ major restructuring, right? The process is jarring for employees who must let go of old processes and team structures. According to the Bridges transition model, this initial and often difficult phase where employees must deal with loss before they can move forward is known as what? इस चीज को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल जोन कहते हैं, न्यू बिगिनिंग कहते हैं, अनफ्रीजिंग कहते हैं, एंड गिव अप एंड लेट गो कहते हैं। व्हाट इट इज सेड टू बी? वी आर टॉकिंग अबाउट कि कंपनी जो है एक मेजर रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, राइट नाउ इट्स डूइंग अ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग, एंड प्रोसेस जो है वो एम्प्लॉयज को जारिंग कर रहा है, एंड हु मस्ट लेट गो ऑफ ओल्ड प्रोसेसेस एंड टीम स्ट्रक्चर्स। तो ब्रीजिंग का जो ट्रांजिशन मॉडल है उसके हिसाब से इनिशियल एंड ऑफन डिफिकल्ट फेज जो है वेयर एम्प्लॉयज मस्ट डील विद लॉस बिफोर दे कैन मूव फॉरवर्ड इज नोन एज व्हाट? उसको क्या कहते हैं? देखो, ब्रिजेस के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस होती हैं ट्रांजिशन की, ठीक है? 3 स्टेजेस ऑफ द ट्रांजिशन। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर। फर्स्ट स्टेज, then this is going to be the second stage we are going to talk about,
and the third stage definitely, right? So जो first stage है, that's actually the ending, losing, letting go. It is ending, losing, letting go. ठीक है? अब ending, losing, letting go क्या होती है कि लोगों को सामना करना पड़ेगा कि वो क्या गिव अप करने वाले हैं. ठीक है? That's the first phase. Second जो होता है, that's the neutral zone. That's the neutral zone. अब neutral zone क्या कहता है? न्यूट्रल जोन होता है कि इन बिटवीन, लाइक कंफ्यूजन है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अभी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, राइट? दैट्स न्यूट्रल जोन. एंड फॉर द थर्ड इट्स रिलेटेड टू जब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स अ न्यू बिगिनिंग. दैट्स अ न्यू बिगिनिंग. ठीक है? यानी कि एक्सेप्टेंस कर लिया आप चीज से रिलेटेड, वो होता है. अब ये स्टेज, इसमें आंसर क्या रहेगा? द आंसर विड बी एंडिंग, लूजिंग, लेटिंग गो स्टेज. ठीक है? ब्रिजेस मॉडल में जो ट्रांजिशन होती है वो साइकोलॉजिकल होती है, एंड सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल चेंज नहीं होता है. फर्स्ट फेज जो होता है दैट इज रिलेटेड टू कि पुराने प्रोसेसेस को जाने दो, रोल्स को जाने दो, टीम स्ट्रक्चर को जाने दो. यानी कि आप लॉस के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, फियर के साथ, अनसर्टेनिटी के साथ डील कर रहे हो, राइट? एंड एम्प्लॉयज काफी इमोशंस फील करते हैं, डिनायल, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, राइट? इससे पहले कि वो आगे बढ़ते. सो डेफिनेटली दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज एंड, गिव अप एंड लेट गो. जो न्यूट्रल जोन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो किससे रिलेटेड होता है. न्यूट्रल जोन सेकंड स्टेज होती है. ठीक है? कंफ्यूजन, एम्बिगिटी की स्टेज होती है, नॉट द आंसर. न्यू बिगिनिंग इज द लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज. अनफ्रीजिंग इज नॉट even रिलेटेड टू, दैट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेविन्स मॉडल. ये तो लेविन मॉडल का पार्ट आ गया ना, दिस इज नॉट द राइट आंसर. ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर. A manager is trying to foster better teamwork and knowledge sharing among different generations in their department. They launch a program where experienced baby boomers are paired with the tech savvy millennial employees so that they can learn from each other's unique skills and perspectives. This initiative is a practical application of which strategy for managing the generations? Do not make any assumptions. Focus on the people around you rather than the trends. Avoid using labels. Acknowledge and celebrate the differences. See, if we look at the option A and option C, that's related to like do not make assumptions, yeah, avoid using labels, right? तो these are basically related to good general principles. यानी कि जब अपने generations को manage करना होता है ना, तो आप assumptions ना बना के चलो. ये मत सोचो कि ये तो पुराना बंदा है तो ये सिस्टम पे काम कर ही नहीं पाएगा, या ये नया बंदा ये तो लेजी बहुत है. ऐसी assumptions मत करो. पहली चीज तो ये उससे रिलेटेड नहीं है. एंड जो सेकंड है अवॉइड यूजिंग लेबल्स, तो लेबल्स मत उनके लिए यूज करो. दैट्स अनदर पार्ट ऑफ इट. तो ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं कि अगर आपने जनरेशंस को मैनेज करना है, राइट? तो डेफिनेटली दैट्स नॉट रिलेटेड टू इट. इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, दैट्स फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल्स रेदर देन द ट्रेंड्स, तो डेफिनेटली इट्स अ, ये एक रिकमेंडेड अप्रोच है. ठीक है? वो भी एक रिकमेंडेड अप्रोच है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन होती है किसकी? मेंटरशिप कांसेप्ट की होती है. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो होता है वो एक डायरेक्ट बेसिकली आपकी इंप्लीमेंटेशन होती है मेंटरशिप कांसेप्ट की. तो ये भी आंसर नहीं रहेगा, राइट? अदरवाइज इट दिस इज आल्सो रिकमेंडेड अप्रोच. ये भी एक, लेट मी राइट ओवर हियर, दिस इज आल्सो रिकमेंडेड अप्रोच. ठीक है? ये भी रिकमेंडेड है. ठीक है? तो आंसर करेगा, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट द डिफरेंसेस. तो एक्नॉलेज जब हम करते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंसेस को, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है जहां पर कंपनीज प्रोग्राम्स को लॉन्च करती हैं ताकि स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से सीख पाए. ठीक है जी? तो ऑप्शन डी जो है वो चीज जो डिस्क्राइब की उससे बिल्कुल मैच करता है. सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट? So that will be all related to this video. I hope that all the concepts must be clear so far. किसी भी चीज से related doubt है, do let me know in the comment section. And in the next video, we are going to cover the another two chapters from the module A. And उसके साथ ही वो वीडियो के भी 2 या 3 पार्ट रहेंगे. एंड उसके साथ ही हमारा मॉड्यूल ए जो है ABFM का वो कंप्लीट हो जाएगा. तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई घंटे में हमने पूरा का पूरा मॉड्यूल ए कवर कर लेना है. सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसी सभी वीडियोस प्रोवाइड कर दूं सभी पेपर से रिलेटेड, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, विच इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app. राइट? थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी लर्निंग.